व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश की ग्रामर की कुछ बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहली टर्म हमारी आज की रहेगी वो है एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हमने ये देखना हो कि उसके अंदर कौन सी क्लाउज यूज़ की गई है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो क्लाउज है आपकी वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरी होती है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लाउज। तो जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर क्लाउज की पहचान करनी हो कि उस वाक्य के अंदर कौन सा क्लाउज यूज़ किया गया है, या आपने ये चेक करना हो कि इसके अंदर कौन सा कंजक्शन यूज़ किया गया है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है एनालिसिस। जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, ही नोज दैट ही इज़ लायर, कि वह जानता है कि वह एक चोर है। तो ये एक हमारे पास सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में से हमने सपोज करो ये जानना है कि जो ही नोज वर्ड है, या ये जो हमारे पास एक क्लाउज है और एक हमारे पास यहाँ पे कंजक्शन है और यहाँ पे एक हमारे पास फिर क्लाउज है, इनमें से हमने ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी प्रिंसिपल क्लाउज होगी, इनमें से कौन सी सबऑर्डिनेट क्लाउज है और कौन सा इसके अंदर कंजक्शन है। इन चीज़ों की पहचान करने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। इसके बाद सेकंड टर्म है हमारे पास सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस का मतलब होता है कि जब भी किसी वाक्य के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा उपवाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सिंथेसिस। कि जैसे कोई भी सेंटेंस है हमारे पास और उसको हम किसी दूसरे सेंटेंस से कंबाइन कर देते हैं और उन दोनों को कंबाइन करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। तो दोनों में बेसिक फ़र्क ये हुआ कि इसके अंदर तो हम किसी भी, मान लो कि एक प्रिंसिपल क्लाउज है दूसरी सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इन दोनों को जोड़ दिया, किसी भी कंजक्शन के साथ हमने इसको ऐड कर दिया दोनों को, तो ये प्रोसेस तो होगी सिंथेसिस। लेकिन एनालिसिस में क्या होता है कि किसी सेंटेंस वो जुड़ा तो पहले से हुआ है, लेकिन हमने उसमें से सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सी क्लाउज प्रिंसिपल है और कौन सी सबऑर्डिनेट है। तो ये जुड़ा हुआ है आपका टू नो, कि हमें उस बात को जानना है कि वो सेंटेंस कैसा है। लेकिन इसमें दो सेंटेंस को सिर्फ जोड़ा जाता है, ये एक आपकी क्या होती है, प्रोसेस होती है। जबकि ये होता है कि उसके अंदर हमने एनालिसिस करना है इस बात का कि कौन सी क्लाउज प्रिंसिपल है और कौन सी सबऑर्डिनेट है और कौन सा उसके अंदर कंजक्शन यूज़ किया गया है। तो इसको हम बोलते हैं एनालिसिस और इसको बोलते हैं हम सिंथेसिस। इसके बाद हम एक टर्म आपके लिए लेके आए हैं आज, वीक फॉर्म ऑफ वर्ब। कि जो वर्ब की वीक फॉर्म कौन सी होती है, क्योंकि वर्ब का टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो वीक फॉर्म वर्ब की कब होती है। वीक फॉर्म वर्ब की तब होती है जब हम उसकी वर्ब के साथ या तो यूज़ करते हैं ईडी, या उसके साथ हम यूज़ करते हैं डी, या वर्ड हम यूज़ करते हैं टी। जब भी किसी वर्ब को प्रेजेंट से हमने पास्ट के अंदर कन्वर्ट करना है और उन वर्ब को जब भी प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके साथ ईडी आ जाए या डी आ जाए या टी आ जाए, तो ऐसी वर्ब्स की फॉर्म को हम बोलते हैं वीक फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने वर्ड लिखा टॉक, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है। जब इसकी मैं सेकंड फॉर्म यूज़ करूँगा यानी कि पास्ट फॉर्म, तो आप यहाँ देखोगे कि इसके साथ मैंने क्या यूज़ कर दिया, ईडी, टॉक्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी, टॉक्ड। तो यहाँ पे जब हम किसी भी वर्ब के साथ ईडी का यूज़ करेंगे पास्ट की फॉर्म में, तो ये जो हमारी वर्ब होंगी ये हमारी कौन सी फॉर्म होंगी, वीक फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अकेला डी कैसे यूज़ होता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है SELL, सेल, सेल मैंने बेचना। तो इसके साथ अब सेल की सेकंड फॉर्म हमारे पास बनती है सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, सोल्ड। तो यहाँ पर देखोगे आप सिर्फ अकेला क्या यूज़ किया गया लास्ट में, डी। तो इसका मतलब ये वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म हुई, ये वीक फॉर्म है।
ऐसे ही हमारे पास टी की एग्जांपल है, जैसे हमने लिखा बर्न, BURN, बर्न। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? BURNT, बर्नट। तो यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे कि इसके साथ हमने क्या यूज़ किया? टी यूज़ किया। तो या तो ED आ जाए पास्ट फॉर्म में, या डी आ जाए, या टी आ जाए। तो ऐसी वर्ब्स को हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर बोलते हैं वीक फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होती है? जब कोई भी वर्ब प्रेजेंट से पास्ट में जाएगी तो सिर्फ उसके अंदर प्रेजेंट और पास्ट की वर्ब के सिर्फ वॉवल्स हैं जो वो चेंज हो जाते हैं। ऐसी फॉर्म्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है BEAR, बियर। बियर का मतलब होता है सहन करना। तो यहाँ पे हमने सिर्फ देखो इसका लिखा BORE, बोर, सेकंड फॉर्म होगी। ये हमारे पास होगी इसकी थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखोगे कि जब जो ई है वो किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे सेकंड फॉर्म में, ओ में। यानी कि इस वर्ब के अंदर हमने सिर्फ उनका क्या चेंज किया? वॉवल चेंज किया। तो जब किसी प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म के अंदर हम सिर्फ वॉवल चेंज करते हैं तो ऐसी फॉर्म्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर एक वर्ड है बिकम, बिकम, बिकेम, एंड थर्ड फॉर्म इज बिकम। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इन दोनों के लेटर्स के अंदर सिर्फ आपका जो ओ है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ए में। ये वहाँ वॉवल ओ था और यहाँ वॉवल क्या आ गया? ए आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ वॉवल चेंज हुआ। ऐसे ही हमारे पास वर्ब है कम, केम, एंड कम। तो यहाँ पे भी देखो वॉवल ओ था और यहाँ क्या आ गया हमारे पास? ए। तो ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिसके अंदर प्रेजेंट से पास्ट में जाने से सिर्फ उनका वॉवल चेंज होता है, दैट इज नाउन एज ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल जाएंगी बुक के अंदर भी। कोई भी बुक ले लो आप। ऐसे ही हमने वर्ड लिखा, जैसे फाइंड होता है, फाइंड का बन जाता है हमारे पास फाउंड, फाउंड। तो यहाँ पे आई था और यहाँ पे आपके पास ओ और यू आ गया। यानी कि वॉवल की रिप्लेसमेंट किसके साथ हुई है? वॉवल के साथ हुई है। तो ऐसी फॉर्म्स को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ टर्म है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब इंग्लिश के अंदर वो वर्ब होती हैं जिनके लास्ट में या जिसके अंत में ED, डी और टी का प्रयोग नहीं होगा। मतलब उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, ना तो ED का यूज़ करेंगे, ना डी का करेंगे, और ना टी का। और ये तीनों मैंने आपको किस वर्ब में बताए थे? ये मैंने बताए थे वीक वर्ब में। इन तीनों के साथ हमारी कौन सी वर्ब बनेगी? वीक। स्ट्रॉन्ग बनती है जब हम उसका वॉवल क्या कर देते हैं? चेंज। लेकिन इस इर्रेगुलर वर्ब के अंदर ना तो ED आएगा, ना लास्ट में डी आएगा, और ना टी आएगा। इनका प्रयोग नहीं होता। इन वर्ब्स को हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। जैसे मैंने लिखा गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और यहाँ पे लिखा गॉन। ठीक है। तो इन वर्ब्स के अंदर जो गो है, अब इसका गो के पीछे टी नहीं लगेगा कि गोट बन जाएगा, या GOED गोइड नहीं बनेगा, या डी नहीं लगेगा। तो इसके अंदर पूरे का पूरा फॉर्म ही क्या हो जाता है? इसका चेंज हो जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल है हमारे पास सी का क्या बनेगा? स और सीन। तो इन वर्ब्स के अंदर अंत के अंदर DED और टी का यूज़ नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे टी का यूज़ हो रहा है, लेकिन ये गो के साथ नहीं यूज़ हो रहा, क्योंकि इसका पूरे का पूरा फॉर्म ही क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हम पंजाबी या जो हिंदी लैंग्वेज है उसके अंदर बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया के बारे में बेसिक बात ये होती है कि जब किसी भी वर्ब का इम्पैक्ट, यानी कि किसी भी क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो रहा है और उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब।
जैसे हम इसके एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास सेंटेंस है रमेश हिट्स अ बॉल, कि रमेश ने एक बॉल को हिट करता है, यानी कि वो एक बॉल को हिट करता है, मारता है। अब यहाँ पे एक्शन क्या हुआ, उसके अंदर हिट किया, तो ये हो गया हमारे पास वर्ब। अब जो व्यक्ति बॉल को हिट करेगा वो कौन है, इसके अंदर सब्जेक्ट है, यानी कि हिट करने का प्रभाव है जो वो रमेश पे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रमेश उसके ऊपर एफर्ट लगा रहा है। अब हिट किसको करेगा, बॉल को करेगा। हिट करने से बॉल के ऊपर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। तो इसके एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ रहा है और सब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ रहा है। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो सब्जेक्ट के ऊपर तो नॉर्मल सी बात है कि प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब इसका प्रभाव अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ऐसी वर्ब को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। अगर उसका सपोज करो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो ऐसी वर्ब्स को बोलेंगे हम इनट्रांजिटिव वर्ब। बात मेन समझने की होती है कि अगर एक्शन का इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा तो होगी ये ट्रांजिटिव वर्ब। अगर उसका प्रभाव किसी प्रकार से भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा सो दैट इज़ नाउन एज ए इनट्रांजिटिव वर्ब। एक इसकी आपको मैं ट्रिक भी बताता हूँ कि इस ट्रांजिटिव वर्ब की आपको पहचान कैसे होगी, ठीक है। अब इसी वाक्य का अगर आप क्वेश्चन बना के देखोगे, अब इसका उत्तर तो उसने ये दिया कि रमेश ने एक बॉल को हिट किया या वो बॉल को हिट करता है, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन ये बने कि या तो उसका क्वेश्चन बने क्या से, या फिर उसका क्वेश्चन बने किसको, ठीक है, या तो बने क्या या बने किसको, तो वो वर्ब आपकी क्लियर है कि ट्रांजिटिव होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल इसकी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। रमेश हिट्स ए बॉल, रमेश एक बॉल को हिट करता है। अगर इसका मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, रमेश किसको हिट करता है, तो उसका आंसर होगा कि रमेश बॉल को हिट करता है। तो मेरे क्वेश्चन किस चीज़ से बनाया था, किसको, कि रमेश किसको हिट करता है, तो रमेश हिट करता है बॉल को, तो उसका क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, किसको से। अगर उसका क्वेश्चन किसको से बनेगा इट मीन्स वो आपकी कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर उसका क्वेश्चन क्या से या फिर किसको से बनेगा तो ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही और लिख लेते हैं, राहुल फ्लाइज काइट, कि जो राहुल है वो पतंग उड़ाता है। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, राहुल क्या उड़ाता है। तो देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बना, राहुल क्या उड़ाता है, तो उड़ाता क्या है वो पतंग, तो इसका क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्या से। मैंने पूछा कि वो क्या उड़ा रहा है तो आपने बोला कि वो पतंग उड़ा रहा है, इट मीन्स इसका क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्या से। तो ये आपकी जो यहाँ पे फ्लाइज है ये आपकी कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो क्लियर होगा यहाँ से आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जब भी आप उसका क्वेश्चन बनाओगे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तो या तो वो क्या से आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, या फिर किसको से। अगर इन दोनों से नहीं बनता तो इट मीन्स आपकी वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, तो इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जब भी कोई एक्शन होगा तो उसका सब्जेक्ट के तक तो इम्पैक्ट पास ओवर होएगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो पास ओवर नहीं होगा। मतलब कि वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रहेगी, उसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी पास ओवर नहीं होगा। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल लिख के देता हूँ, ही स्लीप्स इन दी बेड, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे जो बेड का मीनिंग है वो ये नहीं कि वो बेड के अंदर सोता है, ठीक है। यहाँ पे जो बेड का मीनिंग है वो हमारा है बिस्तर, ठीक है, कि वो बिस्तरे में या मतलब बिस्तर में सोता है। तो अगर इसका हम क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि वह कहाँ सोता है, वह कहाँ सोता है। तो इसका आंसर आपका कहाँ से आ रहा है, कहाँ।
जबकि मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब तब होती है जब क्या आ जाए, या तो आ जाए क्या और या फिर आ जाए किसको। अगर उसका क्वेश्चन क्या या किसको से बन रहा है फिर तो आपका कौन सा होगा, ट्रांजिटिव। अगर उसका क्वेश्चन क्या या किसको से नहीं बन रहा है तो फिर वो आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव। यहाँ पे देखोगे कि उसने क्या लिखा, कहाँ, कि वो कहाँ से होता है। तो ना तो क्या आया और ना किसको आया। इट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर क्या मिला, कहाँ के हिसाब से ये हमारी कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही हमारे पास और एग्जांपल है, श्याम स्पीक्स लाउडली, कि जो श्याम है वो लाउडली बोलता है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि श्याम कैसे बोलता है। ठीक है, तो इसका आप जवाब देखोगे, ना तो क्या आया और ना किसको आया। इसका जवाब कहाँ से आ रहा है, हमारा क्वेश्चन कैसे बोलता है, तो वह ऊंचा बोलता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो यहाँ से आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी वर्ब की टाइप है, उसको हम बोलते हैं फाइनेट वर्ब। फाइनेट वर्ब। अब फाइनेट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट के चेंज होने से या उस सेंटेंस का टेंस चेंज होने से, अगर मान लो कि ये दोनों चेंज हो जाते हैं, या तो सब्जेक्ट चेंज हो जाए और या फिर आपका टेंस चेंज हो जाए, अगर इनके चेंज होने से आपकी वर्ब भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। कि जैसे ही किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट चेंज हुआ तो आपकी वर्ब भी अगर चेंज होगी तो वो वर्ब कौन सी होगी, फाइनेट। अगर उसी वाक्य के अंदर टेंस चेंज हो जाता है और उसके साथ भी अगर वर्ब चेंज हो जाए तो ऐसी वर्ब को बोलते हैं हम फाइनेट वर्ब। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक सब्जेक्ट और एक टेंस। दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो वो वर्ब हमारी कौन सी बनेगी, फाइनेट वर्ब। आपकी एग्जांपल देखिए यहाँ से, ही लाइक्स मैंगो, कि वह, उसको आम है जो वो पसंद है। अब यहाँ पे इसका मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया था ही, और आपको पता है कि जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और जब किसी वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है तो उस वर्ब को हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगल। इसके ऊपर मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम सब्जेक्ट और वर्ब का कनकोड करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी आपके लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो जैसे ही सब्जेक्ट सिंगल होता है तो आपकी वर्ब भी क्या होती है, सिंगल। इसी का अगर मान लो कि मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ, आई की जगह, ही की जगह पे मैंने क्या बना दिया, वही। तो यहाँ पे वही है जो, वो हमारा सब्जेक्ट सिंगल की जगह पे क्या है, प्लूरल। मतलब इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं एक से, तो ये आपकी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और इसमें एक ही है इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। अब जो वही है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, यहाँ पे प्लूरल ही होगी। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम कौन सी वर्ब बोलते हैं, प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट सिंगल, वर्ब सिंगल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। तो इसमें अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही मैंने इस सेंटेंस के अंदर दोनों में सब्जेक्ट चेंज किया तो आपका वर्ब भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जब एस या ई एस लगा होता है इसको वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की V5 यानी कि फिफ्थ फॉर्म। और जब हम बिना एस या ई एस से वर्ब यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज होते सारी देखोगे कि वर्ब भी क्या होगी, चेंज होगी। सो इट मीन्स ये हमारी जो वर्ब है इन दोनों केस के अंदर ये हमारी वर्ब कौन सी हुई, आपकी फाइनेट वर्ब। तो फाइनेट वर्ब के अंदर यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ था अभी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के चेंज होने से ये वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर रही है, सो दैट इज नाउन एज ए फाइनेट वर्ब। अब टेंस के हिसाब से कैसे चेंज होती है, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक एग्जांपल लिखी, यही एग्जांपल ले लेते हैं, आई लाइक मैंगो। अब यहाँ पे मैं इसका सब्जेक्ट चेंज नहीं करता, सब्जेक्ट क्या रखा, सेम। ये आपका टेंस कौन सा था, प्रेजेंट। अब यहाँ पे मैं कौन सा बनाऊंगा, इसका पास्ट। तो आपको पता है कि पास्ट के अंदर जो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट हुई थी, यहाँ पे कौन सी हुई, सेकंड। तो जैसे ही इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे कि उसका काल चेंज हुआ, तो जैसे ही काल चेंज हुआ तो उसकी वर्ब भी क्या होगी, चेंज। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनेट वर्ब। यहाँ पर टेंस चेंज हो रहा है जबकि यहाँ पे उसका क्या चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट।
दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाती है, तो ऐसी वर्ब्स के साथ अगर वर्ब फॉर्म अपना चेंज कर लेती है तो इन वर्ब्स को हम बोलते हैं फाइनेट वर्ब। अब उसके बाद 9th टाइप है हमारे पास नॉन फाइनेट वर्ब। ये आपको सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में तो हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। नॉन फाइनेट वर्ब, अब ये इससे उल्टा है। इसके अंदर तो सब्जेक्ट के चेंज होने से या वर्ब के सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने से वर्ब क्या हो जाती थी, चेंज। अब इसके अंदर चाहे आपका सब्जेक्ट चेंज हो और चाहे आपका टेंस चेंज हो, इन दोनों के चेंज होने से वर्ब के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनेट वर्ब। A verb which is not agree to its subject और tense। ऐसी वर्ब जो आपके टेंस के साथ या सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता। एग्री नहीं करने का मतलब कि उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा। जैसे आई लाइक टू ईट सैंडविच, ठीक है, यहाँ से मैंने इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही लाइक्स टू ईट सैंडविच, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, तो कौन सी वर्ब चेंज हुई, ये वाली चेंज होगी। लाइक की जगह पे क्या आ गया, लाइक्स। यहाँ ईट का क्या रहा, ईट। इसका मतलब कि सब्जेक्ट चेंज होने से ये वाली वर्ब तो अपना फॉर्म चेंज करेगी, लेकिन ये वाली वर्ब ने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया। तो ये आपकी होगी फाइनेट वर्ब और ये आपकी होगी नॉन फाइनेट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के चेंज होने से इसने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया। सो दैट इज़ नाउन एज ए नॉन फाइनेट वर्ब। तो आपको यहाँ से फाइनेट और नॉन फाइनेट दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बेसिक और बताता हूँ इसके बारे में कि जो नॉन फाइनेट वर्ब है वो हमारी 3 टाइप की होती है, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल में एक वीडियो बनेगी नॉन फाइनेट के ऊपर, वो आपको नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। अभी फ़िलहाल इसकी वाक्य में टाइप बताता हूँ। जो नॉन फाइनेट वर्ब होती है उसकी पहली टाइप है हमारे पास इन्फिनिटिव, और दूसरी होती है इसके पास हमारे पास जिरेंट, ठीक है, और तीसरी होती है हमारे पास पार्टिसिपल, ठीक है। और जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है ये भी हमारी आगे 2 टाइप की होती है। एक टाइप होती है इसके अंदर बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जहाँ पे सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मोडाल होती है, मॉडल बोलते हैं इसको, जैसे ही कैन रन या शी कैन रन। तो यहाँ पे जो रन है वो आप देखोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, ये वाला बेयर इन्फिनिटिव। तो ये बेयर इन्फिनिटिव होती है जब वर्ब की फॉर्म के साथ ना तो एस आएगा, ना ई एस आएगा, ना ही टू आएगा, ना आई एन जी आएगा। तो ऐसी वर्ब को बोलते हैं हम बेयर इन्फिनिटिव। इसके रूल रेगुलेशंस है जो वो एक लंबा टॉपिक है, वो कभी फिर चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल बेसिक के लिए इसी की दूसरी टाइप होती है टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दैट इज़ नाउन एज ए टू इन्फिनिटिव। जिरेंट होता है जब किसी वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लग जाता है, आईएनजी का यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब जो पार्टिसिपल है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम ही होता है, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो जिरेंट होता है ये वर्क करता है एज ए नाउन, ये किस चीज़ का काम करेगा, नाउन का, जबकि जो पार्टिसिपल होता है वो आपका काम करता है किस चीज़ का, एडजेक्टिव का, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स वगैरह हैं जो हम बाद में ही करेंगे, पूरी डिटेल में करेंगे वो कैसे काम करती है, ठीक है, कि आप इसको कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल अगर कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आई लाइक रनिंग कैमल, कि मेरे को दौड़ते हुए ऊँट बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखो कैमल क्या एक नाउन है, और जो ये रनिंग दौड़ रहे हैं ये इसकी क्या बता रहा है, विशेषता। नाउन या प्रनाउन की जो भी वर्ड है
विशेषता बताते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ये नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता। इट मीन्स इसको हमने कैसे यूज़ किया है, एज ए एडजेक्टिव। और जब किसी वर्ब की फॉर्म को हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, पार्टिसिपल। इसी को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। कैमल की विशेषता बता रहा है कि कैसे कैमल पसंद है, दौड़ते हुए पसंद है, मतलब जो रनिंग कर रहे हैं। सो ये हमारा नाउन का एक विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव का फॉर्म है, तो एडजेक्टिव की फॉर्म के अंदर इसको क्या कहेंगे हम, पार्टिसिपल। ऐसे ही मैंने लिखा, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि जो स्विमिंग है वो सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगा, आईएनजी, लेकिन इसके आगे नाउन नहीं आया, तो इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। तो जो ये वाली वर्ब है वो हमारा किस चीज़ का काम कर रही है, नाउन का। क्योंकि अगर यहाँ पे नाउन होता कोई सेंटेंस, तो इसका मतलब क्या होता कि ये एडजेक्टिव होता। अब यहाँ पे नाउन नहीं आया, इट मीन्स ये नाउन का ही वर्क कर रहा है। सो ये हमारा क्या हो गया, जिरेंड हो गया। तो ये काम करता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कब होता है, जब उसके आगे नाउन या प्रनाउन आएगा। अगर इसके आगे नाउन या प्रनाउन नहीं आया, इट मीन्स आपका ये नाउन का काम कर रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जिरेंट। आगे जो पार्टिसिपल है ये भी आपका 3 फॉर्म में होता है। एक तो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये इन तीनों के बारे में हम उस समय चर्चा करेंगे जब मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करवाऊंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब, ये अपने आप में एक लगभग 1 आवर के आसपास का टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है। तो वो हम उसके अंदर डिटेल में ही इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। आप इसके नोट्स बनाएं ताकि आपको बेसिक जानकारी ग्रामर की हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।